हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम पहला शुरू किया था हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक ऐसे समावयवी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होता है, अनुभाग समान होता है, उनका संरचना सूत्र भी समान होता है, लेकिन उनका प्रकाश के प्रति जो व्यवहार होता है, प्रकाश के जो गुण होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे समावयवी यौगिक को हमने कहा था प्रकाशिक समावयवी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर उसको हमने कहा था। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने बात करी थी कि ध्रुवण गुणक यौगिक है ना, ध्रुवण गुणक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट कर देते हो, ऐसे यौगिक को हम कहते हैं ध्रुवण गुणक यौगिक कहा था। और ध्रुवण गुणक यौगिक के बारे में हमने चर्चा करी थी, या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है या फिर लीवो रोटेटरी हो सकता है। अब ये जो ध्रुवण गुणक यौगिक जो होते हैं वो ध्रुवण गुणक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी एक निश्चित एंगल, एक फिक्स एंगल के साथ उसको रोटेट करते हैं, जिसको हमने कहा था एंगल ऑफ रोटेशन, घूर्णन कोण उसको अपने नाम दिया था। तो यहाँ पे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि ध्रुवण गुणक यौगिक जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या है कि वे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हो, चाहे वो क्लॉकवाइज करे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज करे, तो ऐसे कंपाउंड को हमने कहा था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या ध्रुवण गुणक यौगिक कहा था हमने, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घूर्णित कर दे, उसको रोटेट कर दे। तो ऐसे कंपाउंड को हमने कहा था प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। अब ये जो ध्रुवण गुणक यौगिक जो होंगे, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हो, तो ये जो कंपाउंड है उस कंपाउंड की कुछ शर्तें हैं कि ध्रुवण गुणक यौगिक कौन सा होगा। तो सबसे पहले अपन बात करें, इन शर्तों की बात करें कि क्या क्या ऐसी कंडीशन होगी तो आप कह सकते हैं कि कंपाउंड है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या फिर उसको कहें हम कि ध्रुवण गुणक यौगिक जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके। तो उसकी पहली शर्त ये है कि जो ये कंपाउंड है उस कंपाउंड में असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असममित कार्बन परमाणु, असममित कार्बन परमाणु का होना जरूरी है। पहली शर्त ये बताई गई है कि असममित कार्बन परमाणु। जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली जो यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। उनमें कार्बन परमाणु आपका उत्पत्ति होता है, सेंट्रल परमाणु के रूप में कार्बन परमाणु होता है। तो वह कार्बन आपका एसिमेट्रिक होना चाहिए, असममित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिक होना चाहिए। तो एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपन वो चीज समझते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु का संकरण, कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। और 4 वैलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन परमाणु 4 बंध बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड ये आपका बना सकता है। और ये जो आपके होते हैं वो टेट्राहेड्रली होते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों बंध आपके बन रहे हैं, अगर ये चारों बंध अलग अलग परमाणु के द्वारा या किसी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा संतुष्ट होते हो, तो ये जो कार्बन है वह कार्बन आपका कहलाएगा एसिमेट्रिक कार्बन या असममित कार्बन। जैसे कि ए, बी, डी एंड ई, मतलब चारों आपके जो परमाणु यहाँ इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, चारों आपके डिफरेंट है। इस वजह से इस कार्बन परमाणु को हम क्या कहते हैं? असममित कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु कहा जाता है। और इसको हम स्टार के द्वारा मैंने यहाँ पे बताया है कि हमें पता लगाना है कि कोई कार्बन है वो आपका असममित है या नहीं है। तो आप देखिए उसकी चारों वैलेंसी में देखिए कि कौन सा परमाणु या कौन सा समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो चारों चार आपके अलग हैं तो वह कार्बन आपका एसिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए, बी, डी एंड ई है। अगर माना मैंने कि यहाँ पे ए लिख दिया वापिस, तो ये आपका एसिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, मतलब एक भी परमाणु सेम नहीं होना चाहिए, तो वो आपका असममित कार्बन परमाणु कहा जाता है। जैसा कि हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल देते हैं हम लैक्टिक एसिड का एग्जांपल दें। HCH3OH एंड COOH, ये आप देख रहे हैं लैक्टिक एसिड का एग्जांपल है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कार्बन है उस कार्बन से 4 समूह जुड़े हुए हैं, दिस 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 एंड दिस। आप देखें चारों जो समूह है आपके जो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है, ये आपका मेथिल समूह पर से। तो चारों आपके ग्रुप है वो अलग अलग है। तो ये जो कार्बन है वो आपका कार्बन कौन सा हो गया, असममित कार्बन। आपका ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि असममित कार्बन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल लेते हैं मैलिक एसिड का। ठीक है, तो मैलिक एसिड में क्या होता है, दिस COOH CH2OH H एंड OH। ये है आपका ये आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, COOH। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्बन को, देखिए ये कार्बन का सममित कार्बन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन समूह आ गए, 2 हाइड्रोजन आपके समान हो गए, तो ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये जो कार्बन है वो आपका एसिमेट्रिक कैटेगरी में आएगा, असममित कार्बन में आएगा, क्योंकि एक आपका जुड़ा हुआ है COOH समूह, एक जुड़ा हुआ आपका OH समूह, एक जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु और एक ये पूरा आपका दिस ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है। चारों ग्रुप आपके यहाँ पे अलग है। ये एग्जांपल है आपका मैलिक एसिड का, और ये भी मैलिक एसिड में ये जो कार्बन है वो कार्बन आपका एसिमेट्रिक कार्बन कैटेगरी में आ रहा है। अब यहाँ पे ये कार्बन का एसिमेट्रिक है, लेकिन ये कार्बन का एसिमेट्रिक कैटेगरी में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और कोई भी समूह या परमाणु आपका समान नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन वो आपका एसिमेट्रिक कंडीशन नहीं कहलाएगी, असममित कार्बन परमाणु नहीं कहा जाता है। तो पहली शर्त ये है कि कोई भी यौगिक आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसमें पहली कंडीशन ये मानी जाती है कि परमाणु आपका जो कार्बन परमाणु है वो आपका एसिमेट्रिक या असममित होना चाहिए। असममित का मतलब क्या होता है उसकी चर्चा हमने यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब बहुत से यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि उनमें एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु उपस्थित है, उसके बावजूद भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो एक शर्त अपन बात करी कि कार्बन परमाणु आपका एसिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी कि अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो आपका 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक आवश्यक कंडीशन अपन जरूर कह सकते हैं कि ये है, तो अपन सोच सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे होनी चाहिए या हो सकती है। तो उसकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि जो आपका मॉलिक्यूल है, जो आपका यौगिक है, जो आपका कंपाउंड है, वो आपका क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब सममित नहीं होना चाहिए। सिमेट्री उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड में नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात ये होती है, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट, सममिति तत्व उपस्थित नहीं होने चाहिए। जो पहली कंडीशन तो ये रही। सेकंड कंडीशन क्या है, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट, सममिति तत्व। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, सममिति तत्व आपके क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए, अनुपस्थित होने चाहिए। इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका असममित होना चाहिए। ये तो बात करें हमने एसिमेट्रिक कार्बन की। अब अपन बात कर रहे हैं जो कंपाउंड है वो आपका सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, मतलब एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब सिमेट्री ऑफ एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए। तो वह यौगिक आपका ध्रुवण गुणक यौगिक हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव आपका कंपाउंड होगा। ठीक है, तो पहली एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु होना चाहिए। दूसरी बात करना सिमेट्री ऑफ एलिमेंट आपके एब्सेंट होने चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल आपका क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि जो आपका ध्रुवण गुणकता का जो गुण है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का जो गुण है, वह आपका किसका गुण है, असममित अणुओं का गुण है। ठीक है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का गुण है। अब इस सिमेट्री ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तो सिमेट्री ऑफ एलिमेंट का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी वस्तु उस मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक होता है। ठीक है, सममित हो जाता हो, उसे हम कहते हैं सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। अब सिमेट्री ऑफ एलिमेंट में क्या क्या हो सकता है, तो आपका हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब सममिति तल। सेकंड है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब सममिति अक्ष। तीसरा है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब सममिति केंद्र। ये तीन आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। जो तीन है वो सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये आपकी एब्सेंट होंगी तो आपका मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक कैटेगरी में जाएगा। और मॉलिक्यूल अगर आपका एसिमेट्रिक होगा तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वह
एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो सिमेट्री ऑफ एलिमेंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये आपकी कंडीशन सबसे इस एसिमेट्रिक से ज्यादा भी ये कंडीशन आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत से एग्जांपल ऐसे देखे गए हैं जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन है, एक दो या तीन सिमेट्रिक कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन भी देखे गए हैं, उसके बावजूद भी वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वो क्यों होते हैं, उसको हम इस सिमेट्री ऑफ एलिमेंट के माध्यम से इसको समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु होते हुए भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये बात करें हमने पहली कंडीशन एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु होना चाहिए। ठीक है, सेकंड अपन बात करेंगे सिमेट्री ऑफ एलिमेंट आपके एब्सेंट होने चाहिए। तो सिमेट्री ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मैंने आपको बात करी कि मॉलिक्यूल आपका सिमेट ऐसी कोई भी एलिमेंट ऐसा कोई भी तत्व उसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वह सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्री सममिति का मतलब क्या होता है, समान, और सिमेट्री की वजह से कोई भी वस्तु जो नेचर की जो भी वस्तु हम देखते हैं वो आपकी सिमेट्री की वजह से उसकी सुंदरता होती है। आप हर चीज में सिमेट्री देख सकते हैं, नेचुरल जो भी चीजें हैं आपकी सभी सिमेट्री लिए हुए होती हैं। सिमेट्री की वजह से ही उस ऑब्जेक्ट की या उस वस्तु की सुंदरता बढ़ती है। तो अब देखते हैं सिमेट्री ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं और उसकी क्या उपयोगिता है उसकी चर्चा करते हैं। तो सिमेट्री ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, सममिति तल। क्या कहा जाता है इसको, सममिति का तल, सममिति का तल। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी एब्सेंट होने चाहिए, तभी मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैटेगरी में हो जाएगा, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाएगा, और ध्रुवण गुणक यौगिक भी हम उसको कहेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी वस्तु में ऐसा कोई काल्पनिक तल जिसकी उपस्थिति की वजह से उसको दो भागों में काटा जाए, तो दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बने, तो ऐसे तल को हम सममिति तल कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे सममिति तल का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु या कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक जो है आपके, उनमें ऐसा कोई काल्पनिक तल उपस्थित हो, इमेजिनरी प्लेन उपस्थित हो, जहां से उस कंपाउंड को या उस वस्तु को काटा जाए, तो जो दो भाग हमें प्राप्त हो रहे हैं वो दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, मिरर इमेज होंगे। ऐसे तल को हम सममिति तल कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, सममिति तल। अब यहाँ पे सममिति तल जैसे कि हमने लिखा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा ये ए, ठीक है, ए हमने लिखा है आपके ए। तो ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए है, तो उसमें आप देख रहे हैं ये इमेजिनरी एक्सिस, सॉरी इमेजिनरी ये प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन से अपन इस ए को हम काटेंगे, काटने के बाद आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा, ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। तो इसको काटने के बाद, इसको इमेजिनरी इसको काटने के बाद देख रहे हैं तो ये ऐसा दिखेगा आपको। तो आप देख रहे हैं ये और ये दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, मिरर इमेज। आप अगर यहाँ पे कांच लगा के देखोगे तो ठीक आपको एज इट इज ऐसा दिखेगा। अगर आप यहाँ कांच लगाओगे तो आपको ये एज इट इज ऐसा दिखाई देगा। तो मतलब ऐसा इमेजिनरी प्लेन किसी कंपाउंड में या किसी यौगिक में या किसी वस्तु में, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जहाँ से उस वस्तु का या उस यौगिक को काटा जाए या कट किया जाए, तो हमें जो दोनों भाग प्राप्त हो रहे हैं वो दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो उस तल को हम सममिति तल कहेंगे। अगर ये सममिति तल आपका वर्टिकल है तो उसे हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में बात करें तो ऊर्ध्वाधर सममिति का तल कहेंगे। अगर ये तल आपका हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो उसको कहेंगे क्षैतिज सममिति का तल या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि अपन बात करें ये बी लिया हमने, ठीक है। अब बी में ऐसा इमेजिनरी तल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। यहाँ से इस बी को काटोगे आप, थोड़ा सा इमेजिन करोगे आप, काटोगे, काटने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा।
जो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। आप देख सकते हैं, दर्पण लगा के देख लो तो आपको एक दूसरे के मिरर इमेज दिखेंगे। तो ऐसे तल को हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ये तो हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर से इसको समझा है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, टार्टरिक एसिड, मीजो टार्टरिक एसिड। तो मीजो टार्टरिक एसिड में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कौन सा, मीजो टार्टरिक एसिड, जिसको हम एक यौगिक को लेके इसको समझते हैं, COOH, OH, COH, H and COOH and H. This is the example of मीजो टार्टरिक एसिड। क्या नाम है इसका, मीजो टार्टरिक अम्ल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है, दिस वन एंड दिस वन। आप देख रहे हैं इस कार्बन के साथ ये OH अलग है, COOH अलग है, हाइड्रोजन अलग है, और ये पूरा ग्रुप आपका अलग है। चारों जो समूह जुड़े हुए हैं चारों वो आपके अलग अलग है, इसलिए असममित कार्बन परमाणु। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये OH, COOH, H, और ये पूरा ये चारों अलग है। तो दो एसिमेट्रिक कार्बन है, इसके बावजूद भी ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एसिमेट्रिक कार्बन होते हुए भी ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी एसिमेट्रिक कार्बन की, सेकेंड कंडीशन मैंने बताई थी आपकी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपके एब्सेंट होनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। मतलब PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी आपकी, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपके एब्सेंट होना जरूरी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जैसे आपने इसको यहाँ पे आप इस भाग से यहाँ से इसको काटोगे तो ये दोनों एक दूसरे के आपके दर्पण प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है। और जैसे मैंने यहाँ पे कांच लगा दिया, आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पे अगर कांच लगा दिया तो जस्ट इस दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं। OH के नीचे OH, C के नीचे C, H के नीचे H, COOH के नीचे COOH। आप देख रहे हैं, तो ये एक प्रकार का आपका एग्जाम्पल हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। एसिमेट्रिक कार्बन होते हुए भी यहाँ पे आपकी कंपाउंड है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जा रहा है। मतलब एसिमेट्रिक कार्बन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना जरूरी है। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, जबकि ऑप्टिकल एक्टिव के लिए मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है उसको हमने समझा। सेकेंड जो आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष। अब सममिति तल में क्या था, प्लेन था, जहां इस प्लेन को काटे तो दो भाग मिले, वो दोनों भाग दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। सेकेंड बात करते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममिति अक्ष, सममिति। अब सममिति अक्ष का मतलब यह है कि किसी भी कंपाउंड में या किसी वस्तु में कोई ऐसा सेंटर पॉइंट हो, ऐसा पॉइंट हो जहां से उस बिंदु से, उस अक्ष से उस वस्तु को ऐसा इमेजिनरी एक्सिस प्रेजेंट हो, अक्ष उपस्थित हो, जहां से उस कंपाउंड को, बिंदु नहीं एक्सिस की बात करेंगे, ऐसा अक्ष हो जहां से उस कंपाउंड को या उस वस्तु को हम रोटेट करें, घुमाएं, तो एक विन्यास जो प्राप्त होता है, जो उसका विन्यास हमें प्राप्त होगा वह उसके मूल विन्यास के समान प्राप्त होता है। तो उस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपका ये मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। अब इसको एक्सिस, ये आपकी एक्सिस है, ऑक्सीजन परमाणु है, आप देख रहे हैं। इस ऑक्सीजन को हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन परमाणु के सेंटर से होता हुआ एक एक्सिस ले ली, एक अक्ष ले लिया, उससे इसको रोटेट किया। रोटेट करने पर एक विन्यास हमें प्राप्त हो रहा है ये वाला। अगर इस H2O मॉलिक्यूल को 180 डिग्री एंगल से इसको हमने रोटेट किया, जैसे कि ये आपका है, इसको ये लिया 90 डिग्री हुआ, फिर इसको पलट दिया, तो हमें ये विन्यास आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मतलब ऐसा इमेजिनरी एक्सिस उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो जहां से उस एक्सिस को रोटेट करने पर, एक निश्चित एंगल से रोटेट करने पर
हमें एक विन्यास प्राप्त होता है जो विन्यास उसके मूल विन्यास के समान हो, तो उस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो यहाँ पे इस H2 मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको जो मिल रही है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है। अगर इसको 180 डिग्री एंगल से इसको रोटेट किया जाए, 180 डिग्री से इसको रोटेट किया जाए, तो हमें ये जो विन्यास प्राप्त होता है, ये विन्यास और इस विन्यास में आप कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसे विन्यास को हम क्या कहते हैं, सॉरी ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपकी एब्सेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे 180 डिग्री, तो हमने इसको 180 डिग्री से घुमाया, तो 180 डिग्री घुमाने से हमें जो विन्यास प्राप्त हो रहा है वो विन्यास आपका इस मूल विन्यास के समान प्राप्त हो रहा है। तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो आपकी H2 मॉलिक्यूल में हमको निकालनी है कि कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इसको नाम दिया जाता है N से लिया जाता है। 360 डिग्री कुल एंगल होता है, 180 डिग्री घुमाने से इसका मूल विन्यास प्राप्त हो रहा है। तो N बराबर में क्या प्राप्त हुआ, 2। तो ये आपकी एक्सिस कौन सी कहलाएगी, C2 एक्सिस। जैसे कि अमोनिया मॉलिक्यूल में देखते हैं तो C3 एक्सिस होती है, क्योंकि उसमें 120 डिग्री एंगल से उसको रोटेट करने पर हमें मूल विन्यास प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री से घुमाने पर मूल विन्यास प्राप्त हो रहा है, जो एक दूसरे से डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते हैं, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा और आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। लास्ट आपकी जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो आपकी कौन सी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि किसी भी वस्तु या यौगिक में एक कोई सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, उस सेंटर पॉइंट होता है, तो उस सेंटर से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस सेंटर पॉइंट, कोई भी आपका यौगिक है उससे उसके सेंटर पॉइंट से आप इधर साइड गए, इस साइड गए, इस सेंटर पॉइंट से इधर गए, इधर गए, तो आपको समान परमाणु या समान समूह, समान परमाणु या समान समूह समान दूरी पर उपस्थित प्राप्त होता है। तो इस सेंटर पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर समान परमाणु या समान समूह प्राप्त होता है, और वह समान समूह या समान परमाणु समान दूरी पर प्राप्त होता है। तो इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। मतलब किसी यौगिक में या किसी वस्तु में ऐसा काल्पनिक बिंदु जहां से उस बिंदु से तो समान दूरी पर समान परमाणु या समान समूह प्राप्त होता है, उस बिंदु को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति का केंद्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कि हम बात करें बेंजीन का अणु भी आप ले सकते हैं, इसके अलावा एक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उसमें। एक अपन लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, CH3 H COOH COOH H एंड CH3। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, तो आपने देखा अगर हम इस यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो COOH मिला, इधर से इधर गए, यहाँ पे COOH फिर मिला, यहाँ से यहाँ तक गए तो ये अपने CH3 मिला, और यहाँ से यहाँ पे वापस CH3 मिला। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि किसी भी वस्तु में या किसी कार्बनिक यौगिक में वह इमेजिनरी बिंदु जहाँ से विपरीत दिशा में जाया जाए तो समान दूरी पर समान समूह या परमाणु उपस्थित होता है, तो उस बिंदु को सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति का केंद्र कहा जाता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीनों में से कोई भी एक सिमेट्री एलिमेंट आपका प्रेजेंट है तो वह मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा।
अगर मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैटेगरी में आएगा, मतलब सममित अणु की कैटेगरी में आएगा, तो वह कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। भले उसमें एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु उपस्थित हो, फिर भी वह मॉलिक्यूल आपका क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब प्रकाश सक्रिय यौगिक नहीं होगा। ठीक है, तो हमने आज पढ़ी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की कंडीशन। पहली हमने बात करी एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु की, सेकंड हमने बात करी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपका एब्सेंट होना जरूरी है, तभी वह मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के लिए कौन कौन सी कंडीशन आपकी आवश्यक है, उसके बारे में चर्चा करी। थैंक यू।